पाकिस्तान की अवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ, आओ, हिम्मत हो, आओ, हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सबने प्रधानमंत्री के इस भाषण की तारीफ की थी, लेकिन जल्दी ये ऐतिहासिक भाषण भुला दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दोनों तरफ देशभक्ति और देशभक्ति के नाम पर उन्माद की ऐसी हवा बांधी गई कि सवाल करने वालों को सीधे गद्दार घोषित किया जा रहा है। कई जगहों पर स्ट्राइक की कामयाबी के राजनीतिक तेवरों वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के हवाले से स्ट्राइक के राजनीतिक इस्तेमाल पर बयानबाजी होने लगी है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो अधिकृत हैं वही सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान दें, फालतू बयानबाजी ना हो। अखिलेश की खबर है कि सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आगरा और लखनऊ में सम्मान किया जाएगा। फैसले के लिए पीएम और सेना को बधाई दी जाएगी। दोनों तरह की खबरें साथ साथ आती हैं। तीसरी खबर कमाल खान ने बताई है कि इस बार लखनऊ में आतंक का रावण बनेगा, जिसका दहन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के भाषण में पाकिस्तान की जनता से गरीबी के खिलाफ जंग में आगे आने का आह्वान किया। आज पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री वहां के नवाज शरीफ ने कहा कि गरीबी की बात करते हैं और खेतों में टैंक भेज देते हैं। मीडिया ने 2-4 पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर बहस पूरे देश पर थोप दी। इधर से कलाकार उधर भगाने की बात पर हंगामा होने लगा और उधर से टीवी के बक्से में पाकिस्तानी सेनाधिकारी बहस के लिए आने लगे। जमाने से जय जवान जय किसान की जोड़ी में ही हम किसान और सेना को देखते रहे हैं। ये तस्वीर पंजाब के साहिबान गांव के जसवंत सिंह की है। मंगलवार को अपने 5 साल के बेटे जसकर्ण को बाहों में भरकर नहर में कूद गया। चश्मदीदों ने ऐसा बताया है। इन्हीं जय किसानों के घर से आपके जय जवान आते हैं, लेकिन 10 लाख के कर्जे से दबा यह किसान अपने बेटे को सीने से लगाए नहर में कूदा। लाखों करोड़ का कर्ज उद्योग जगत के लोगों पर है। क्या आपने कभी सुना है कि इनमें से कोई अपने बेटे को सीने से लगाए नहर में कूद गया? सुना है तो वो जो भागा है, और भागा भी तो लंदन गया है। जसवंत की एक बेटी है जो स्कूल जाती है और पत्नी है। 1.5 एकड़ जमीन है। जय जवान का साथी जय किसान आत्महत्या कर रहा है। टीवी देशभक्ति पैदा करने के नाम पर कुछ लोगों को शत्रु बना रहा है और कुछ लोगों को देशभक्त। इसे रोकना ना तो मेरे बस में है ना आपके बस में। टीवी अब प्रोपेगेंडा मशीन है और आप उसके चारा। ऐसा नहीं है कि मीडिया में किसानों की आत्महत्या की खबरें नहीं आती रहती हैं, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा टीवी पर गोली बंदूक चलाने की पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगे तो समस्या है। इस समस्या का एहसास तब होगा जब आप किसी समस्या से घिरे होंगे, आवाज लगाते रहेंगे कि मीडिया आएगा, मगर टीवी खोलेंगे तो वही गोली बंदूक चलाने की पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही होगी हफ्तों और महीनों। गांव के ही लोग शहीद हो रहे हैं, गांव के ही लोग आत्महत्या कर रहे हैं, शहर के लोग युद्ध के नाम पर वीडियो गेम खेल रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को बहस के केंद्र में कैसे लाएं कि गरीबी कुपोषण के खिलाफ जंग हो, बातचीत का एक माहौल बने। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है 21 जून 2016 की। तब पाकिस्तान की गरीबी पर मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसके अनुसार दावा किया गया कि 2004 में 55% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे वहां, लेकिन 2015 तक 29.5% ही गरीब रह गए। 10 में से 4 पाकिस्तानी अत्यंत गरीबी में रहते हैं, यानी 40% पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे हैं। बलूचिस्तान में सबसे अधिक लोग गरीब हैं और इसका एक जिला है किला अब्दुल्ला, जहां 97% लोग गरीब हैं। फाटा के इलाके में 4 में से 3 लोग गरीब हैं और सिंध की 43% आबादी अत्यंत ही गरीब मानी जाती है। उस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 60.6% आबादी के पास रसोई गैस तक नहीं है। 48.5% स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते बच्चे। 38% आबादी एक कमरे के मकान में रहती है। पाकिस्तान की आबादी 18-19 करोड़ बताई जाती है। भारत की तो 1 अरब से भी ज्यादा है और पाकिस्तान के 19 करोड़ में से 6 करोड़ लोग गरीब बताए जाते हैं। विश्व बैंक की बिल्कुल हाल फिलहाल की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए गरीबी मिटाना एक चुनौती भरा काम है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान उन देशों में आता है जहां गरीबों की आमदनी
काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत उन देशों में आता है जहां गरीबों की आमदनी औसत से भी कम रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि भारत दुनिया की सबसे बढ़ती तेज गति से आगे चलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह सब विश्व बैंक की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ क्षेत्रों में भारत पाकिस्तान से आगे है, तो कुछ में पाकिस्तान भारत से आगे। कई जगह दोनों बराबर बराबर से हैं। जैसे भारत में 21.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, तो पाकिस्तान में 29.5% की आबादी। विश्व बैंक का अपना पैमाना है, भारत का अपना पैमाना है, अन्य देशों का अपना अपना गरीबी का पैमाना होता है। फिर भी गरीबी हकीकत तो है ही। एक अजीब बात यह है कि नेता अपने आप को बचाए रखने के लिए, प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमेशा गरीबी की बात करते हैं। मीडिया नेता को बचाए रखने के लिए हमेशा गरीबी की बात नहीं करता है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में आशा व्यक्त की है कि बांग्लादेश अगर इसी तरह से आर्थिक सुधार के रास्ते पर चलता रहा तो 2030 तक गरीबी से मुक्त हो जाएगा। वैसे गरीबी से ना तो अमेरिका मुक्त हुआ है, ना ब्रिटेन। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी भारत में औसतन लोग 68 साल तक जीते हैं, जबकि पाकिस्तान में 66 साल तक। 2015 के आंकड़े के अनुसार भारत में 1000 बच्चों में से 37 से भी ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है जन्म के समय, और पाकिस्तान में 1000 में से 65.8 नवजात शिशुओं की जन्म के समय मौत हो जाती है। कुपोषण के मामले में भारत पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन भारत में भी 15.2% लोग कुपोषण के शिकार हैं। जबकि आप जीडीपी के आधार पर तुलना करेंगे तो भारत का जीडीपी जो है 2.07 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी 270 बिलियन। या हम खरबों में हैं, वो अरबों में है। परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति के मामले में दोनों देश आसपास ही हैं। पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर के अनुसार $4,450 है, तो जो कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 4,735 अमेरिकी डॉलर। भारत में 100 में से 74 व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, पाकिस्तान में 73 व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है। किस आधार पर मोबाइल फोन आजकल सूचकांक बनता जा रहा है यह मुझे नहीं पता, लेकिन जिक्र करने में क्या हर्ज है। भारत और पाकिस्तान जब गरीबी से जंग करेंगे तब उन्हें सेना पर खर्च होने वाले बजट पर भी गौर करना होगा। भारत जीडीपी का 2.42% सुरक्षा पर खर्च करता है, तो पाकिस्तान 3.57%। बुधवार को स्वराज अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कुपोषण से होने वाली बच्चों की मौत के मामले में काफी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आपको क्या लगता है, हम यहां मजे लेने के लिए बैठे हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी बता रही है कि हताशा कितनी गहरी होती जा रही है। अच्छा है कुपोषण के शिकार लोग ट्विटर के टाइमलाइन पर नहीं हैं, वरना रोज रोज नेगेटिव बातों से मुल्क का मिजाज खराब कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने मीडिया रिपोर्ट देखी है कि महाराष्ट्र में 500-600 बच्चों की कुपोषण से मौत हुई है। आपको लगता है कि बड़ी जनसंख्या वाले देश में कुछ लोगों के कुपोषण से मरने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान के डॉन अखबार की अक्टूबर 2015 की खबर है कि सिंध प्रांत के एक जिले में 143 बच्चे कुपोषण से मर गए। इसी अखबार की फरवरी 2016 की खबर है उसी जगह से कि 4 महीने के भीतर कुपोषण के शिकार 2599 बच्चे अस्पतालों में दाखिल किए गए। दुनिया भर में आर्थिक अंतर बढ़ता जा रहा है, असमानता बढ़ती जा रही है। 1% लोगों के कब्जे में आधी दुनिया के बराबर की संपत्ति आ गई है। गरीबी से असली लड़ाई तो उन 1% अमीरों से होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जब बात हो गई है तो इस हंगामे में क्या जोखिम उठाया जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर गरीबी से जंग का ऐलान कर दें और प्राइम टाइम में बात करें कि किस तरह से वो ऐलान हो। तो हर्षमंदर साहब हैं हमारे साथ अहमदाबाद से, और इदी साहब हैं हमारे साथ पाकिस्तान से, कराची से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इदी साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आम तौर पर जब मैं पाकिस्तान के अखबारों को देख रहा था तो बहुत कम घटनाएं ऐसे गरीबी की रिपोर्ट की गई हैं, जितनी मैं देख पाया कम समय में। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर दोनों मुल्कों को प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार गरीबी के खिलाफ आवाम को अगर एकजुट किया जाए तो आपके हिसाब से आपके मुल्क में ये सब मुद्दे किस तरह से उठते हैं और किस तरह का जनमत इनके आसपास बनता है? अगर आप उसकी तस्वीर पेश कर सकें तो हमें भी आइडिया हो, फिर हम हर्षमंदर साहब से भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश कुमार साहब, आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का। देखें, गुर्बत एक ऐसा इशू है दोनों ममालिक, बल्कि साउथ एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर, और यहाँ पे जो गुर्बत की जो सतह है वो इतनी इंतहाई
इंतहाई जो है वो पस्त है कि हमें सर्विसेज सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में जो सर्विसेज सेक्टर हैं वो इंतहाई वीक हैं, कमज़ोर हैं, और जितना आप रूरल एरिया के अंदर जाएंगे उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। सिटीज़ में अभी भी कुछ जो है वो सर्विसेज मिल जाती हैं, लेकिन रूरल सेक्टर में जाते हैं तो बिल्कुल ही इंतहाई कमज़ोर होता है, और लोगों का सारा ध्यान जो सर्विसेज सेक्टर से, जो हेल्थ की, एजुकेशन के लिए जो है वो शहरों की तरफ रुजू करते हैं। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का और इवन इंडिया का भी जो हम मीडिया में देखते हैं और जो रिपोर्टें पढ़ते हैं साख की और दूसरी जो रिपोर्टें आती हैं सर्विस सेक्टर की, तो हमें इंतहाई दुख होता है कि हम आज इतने 21वीं सदी में जब अमेरिका जो है वो मार्स और दूसरी जगहों पे लैंडिंग कर रहा है, और इनकी एक 5% आबादी जो है वो दुनिया के जो है वो मेजॉरिटी रिसोर्सेज को जो है वो एंजॉय करते हैं, और हम जो है वो अपने रिसोर्सेज जो है वो जनरेट नहीं करते हैं। हम अपनी अपनी चीज़ों को जो है वो, हमारी तरजीहात जो है वो हथियारों की तरफ है, जंगी जुनून हम फैलाते हैं अपने मीडिया के अंदर, और इनसे जो है वो सियासतदानों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, उनको कमीशन मिलता है हथियार ख़रीदने से, उनको जो है वो, और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, कोई जो है वो पूछ नहीं सकता कि कौन सी चीज़ कितने में ख़रीदी गई। तो ये जो है वो, ये धंधा जो है वो, ये पाकिस्तान इंडिया जब से बने ये शुरू है, और इसको जब तक हम लोग मिल के नहीं रोकेंगे ये चलता ही रहेगा, और हमें आपस में मिल के आखिर में ये फैसला करना ही होगा कि हमारी आपस की दुश्मनियां ख़त्म करें, और जो हमारे मसाइल हैं जिसमें गुर्बत है, बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो बहुत सारी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, एक दूसरे के मिलिटेंट्स को सपोर्ट करना और उनके ज़रिए जो है वो पॉलिटिक्स करना, इससे बहुत ही नुकसान होता है। और हकीकी जो असल इश्यूज़ हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, जो हम सब फेस करते हैं, उनको कोई भी डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उस पे पैसा खर्च करना होना है, और जब पैसा खर्च उन पे होता है, लोग डिमांड करते हैं, तो इनकी जो है वो दुकानें बंद होती हैं। और जो है वो बहुत सारे मगरिबी ममालिक की जो है वो शुरू से कोशिशें रही हैं कि दुनिया के अंदर जो इश्यूज़ हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट किया जाए, और ऐसे इश्यूज़ रखे जाएँ ताकि जो है वो उनको असला बेचने का जो है वो जवाज़ मिलता रहे, और ये हमेशा से जो है वो इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। इदी साहब, मेरा एक सवाल है, मैं वैसे जानने के लिए समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारी योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं अच्छी हैं, कुछ चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं, लेकिन उसको लेकर कोर्ट तक हमारी सिविल सोसाइटी के तरह तरह के अंग हैं जो कोर्ट तक सरकारों को चुनौती देते रहते हैं, बहस होती रहती है। आजकल प्राइम टाइम टेलीविजन में ये बहस ना होती हो, लेकिन ये एक लड़ाई चलती रहती है सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, एनजीओ की तरफ से। मैं वहाँ जानना चाहता हूँ कि गरीबी के सवाल पर, कुपोषण के सवाल पर, मेल न्यूट्रिशन के सवाल पे, या फिर बेसिक हेल्थ स्कीम के सवाल पे, राइट्स के सवाल पे, वहाँ पर सिविल सोसाइटी जो एनजीओज वगैरह हैं, जो वो कितनी मजबूत हैं, क्या वो लड़ती हैं, क्या वहाँ के बाकी जो मिडिल क्लास है, जो लोग हैं, उनका इस तरह के मसलों पर तवज्जो रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जब ईदी साहब का इंतकाल हुआ तो नेशनल स्टेडियम की मैं तस्वीरें देख रहा था कि इतने सारे लोग आए, तो ज़रूर कोई इसी हंगामे के बीच में कोई एक आदमी गरीबी के लिए काम कर रहा है, वो नायक बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इन सब विषयों की गुंजाइश है, वो ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है वो जो गुर्बत का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, और उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर डिस्कशंस होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। और जो है वो एनजीओ सेक्टर हमारा जो है वो भी इसमें मुनक़सिम है। हमारे यहाँ पे एक एनजीओ सेक्टर ऐसा है जिसका ताल्लुक मज़हबी जो है वो इदारों से जुड़ा हुआ है, और वो इन चीज़ों को अहमियत नहीं देता, लेकिन जो सोशल सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो अक्सर औक़ात जो ह्यूमन राइट इश्यूज़ हैं या पॉवर्टी के इश्यूज़ हैं उस पे सेमिनार्स भी करते हैं, कोशिशें भी करते हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट भी लोगों की कम रहती है, और इंटरेस्ट भी इन लोगों का कम रहता है, और मीडिया का भी इंटरेस्ट कम रहता है। सबसे मेन चीज़ तो ये है, क्योंकि वो इशू बेस जो है वो प्रोग्राम्स नहीं चलाता, उनको सनसनी चाहिए, उनको जो है वो दहशत वाली न्यूज़ें चाहिए, ताकि उनकी रेटिंग जो है वो बढ़ती रहे और लोग देखते रहें और खौफ का एक माहौल हो। और रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में वो इस तरह के चक्करों में पड़े रहते हैं, और वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते हैं ऐसी चीज़ों को। और जो इशू बेस है, जैसे अब मुझे कल एक टीवी वाला आया था मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, पाकिस्तान में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें 1.5 लाख आदमी साल का
1.5 से 2 लाख आदमी साल का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से इंतकाल कर जाता है। और रोड ट्रैफिक की यहाँ की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो इतनी नेग्लेक्टेड है, और इतने ब्लैक स्पॉट्स और ब्लैक कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और इनकी हलाकतें इतनी ज़्यादा होती हैं। तो वो यही डिस्कस कर रहा था कि हमारे यहाँ पे लाखों की तादाद में इसमें मरते जा रहे हैं, उस पर कोई नहीं ध्यान देता, और दूसरे जो इश्यूज़ हैं उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसमें ना कोई हलाकतें हैं ना कोई दूसरी चीज़ें हैं, बस जो है वो लोगों को डराना और इस तरह की चीज़ें जो है वो सनसनीखेज। और अब मैं थोड़ा हर्षमंदर साहब के साथ पास जाना चाहता हूं। एक बात आपने कही फैसल साहब की, वहां रोड एक्सीडेंट, भारत में भी लाखों लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, और अभी केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें कुछ सज़ाओं को सख्त किया गया है, लेकिन उसमें बहुत सारे कैंपेनिंग चल रहे हैं। लेकिन जो एक बात आपने टीआरपी रेटिंग की बताई, मैं तो ज़ीरो रेटिंग एंकर हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है गरीबी से पहले दोनों मुल्कों के लोगों को, मैं दुनिया का पहला ज़ीरो रेटिंग एंकर हूं, दोनों मुल्कों के लोगों को इस रेटिंग के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी, तब बाकी जंग लड़ सकते हैं। पर हर्षमंदर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि डिस्कोर्स, विमर्श, हम ये क्या इतनी आसानी से एक भाषण से हम बदल सकते हैं क्या, कि दोनों मुल्कों के लोगों के बीच गरीबी या फिर जो अन्य कुपोषण जैसे विषय हैं, जिन पे कोई दो आदमी जाके कोर्ट में पीआईएल लड़ रहा होता है, जिनसे कोई संपादक को कोई खास मतलब नहीं होता है या संस्थान के मालिक को कोई मतलब नहीं होता है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको हम फेस वैल्यू पे लेना चाहते हैं। क्या इस हवाबाजी के माहौल में, क्या इस विमर्श को आप जैसे लोगों के जरिए बदला जा सकता है क्या, या लोग सुनना ही नहीं चाहते? लोग अभी आतंक की बात सुनना चाहते हैं, आतंक के खिलाफ लड़ाई कार्रवाई की बात करना चाहते हैं, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं फैसल साहब की एक दुकान है, उस दुकान के खरीदार जैसे तलबगार बन गए। जी, मैं समझता हूं कि संभव है विमर्श को बदलना। ब्राज़ील में एक नेता थे लूला, जिन्होंने कहा था कि एक वक्त में कहा था कि ब्राज़ील में ऐसा देश है जहाँ पे कुछ लोगों के पास इतना कुछ है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, और वो हमें बदलना है। उन्होंने ज़ीरो हंगर की बात की, और पूरे देश में राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे भूख से लड़ाई और असमानता के खिलाफ लड़ाई बहुत बड़ा रूप उसने लिया। तो अगर हमारे राजनेता चाहते हैं तो माहौल और विमर्श बदल सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब एक भाषण से ये, और भाषण में कई चीज़ें कही जाती हैं कभी कभी, लेकिन एक भाषण से जो आज की सच्चाई है हिंदुस्तान की, मैं मानता हूँ कि जो देश की असमानता है उससे मुझे बहुत चिंता है, लेकिन इस असमानता और जो शोषण है, जो अभाव है, उससे बहुत ज़्यादा मुझे चिंता इस बात की होती है कि उसके बारे में जो मध्यम वर्ग है, जो लोगों के पास साधन हैं, उनके दिल में ज़रा सा भी दर्द नहीं है, मतलब किसी को एक उत्पीड़न नहीं है, एक लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ आउटरेज मैं देखता हूँ, एक इंडिफरेंस, मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग रोज़ सड़कों पे निकलते हैं अपने शहरों में, और गरीबी अपने आँखों से रोज़ देखते हैं। मतलब दिल्ली में ही 50,000 बच्चे कम से कम सड़क पे सोते हैं। रात सर्दियों में जो ठंड पड़ती है, उस सर्दी में वो बच्चे अकेले सोते हैं, रात में उनके साथ बलात्कार होता है, कचरे के ढेर में वो जाके अपना खाना चुनते हैं। हम रोज़ अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन हमने सीख लिया है यहाँ हमारे मध्यम वर्ग में और हमारे सरकार में जो बैठे लोगों ने, कि हम देखें और अपना चेहरा दूसरी तरफ करें, हमें कोई उससे हम विचलित नहीं होते हैं। और यही चीज़ मुझे लगता है कि फिल्मों में, आप टेलीविज़न में देखें, कम से कम 1950 के फिल्मों में गरीब लोग होते थे जो नायक होते थे, जो किसान अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, बेघर लोग सड़कों पे सो रहे हैं। ये सब लोग एक तरह से ओझल हो गए हैं हमारे आज के। हम जो फिल्म देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नेताओं के भाषण सुनते हैं, उन सब से एक
बहिष्कार मुझे लगता है गरीब को हमने अपने ज़मीर से, अपने सोच से, हमने इन सब को बहिष्कृत किया है। तो डिस्कोर्स को बदलना बहुत 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 ज़रूरी है, और वो तब बदल सकता है अगर हमारे पास ऐसे नेता हों जो उसकी बात कर सकें। मैं एक ही चीज़, और संभव है क्योंकि आप देखें कि अमेरिका में कोई सोच नहीं सकता था कि एक बुज़ुर्ग से व्यक्ति हैं बर्नी सैंडर्स, जो बहुत ज़्यादा कोई कैरिस्मेटिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत वक्त बाद वो एक केयरिंग सोसाइटी कि हमें कोई गरीब लोग हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, बेघर लोग हैं, उससे हमें बदलना है। जब उन्होंने इस बात को विश्वास के साथ कहा तो बहुत सारे नौजवानों के लिए वो ऑलमोस्ट एक रॉकस्टार टाइप बने। तो मुझे लगता है कि हमें एक नया नेतृत्व, एक नया सोच दोनों देशों में लाना ज़रूरी है, जहाँ पे संवेदना की बात हो, कंपैशन की बात हो। संविधान में एक्चुअली फ्रेटर्निटी के लिए हिंदी में बंधुता शब्द कहा गया है, और मुझे बहुत खूबसूरत शब्द लग जाता है। एक बंधुता की भावना, जब कोई जो बच्चा बाहर सड़क पे सोया है उसके प्रति एक बंधुता हो तो बदलाव हो सकता है। हर्ष साहब, मैं एक आपसे बुनियादी सवाल करना चाहता हूँ, बहुत ही बुनियादी। बहुत सारे लोग जो दर्शक हैं वो गरीबी सुनते हैं, इस शब्द को सुनते हैं, देखते भी हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि दरअसल वो गरीबी को नहीं जानते, वो गरीबी कुछ और है? क्या आप उसका कुछ चित्रण कर सकते हैं जिससे लोगों को, दर्शकों को, बहुत सारे नौजवान बच्चे होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी में ही स्टिल्ट एरिया में खेलते खेलते बड़े हुए हैं, उनको आप कुछ आइडिया दे सकते हैं कि जब हम गरीबी कहते हैं, जब आप कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, कौन है? नहीं, बिल्कुल, और आपने बहुत ही ज़रूरी सवाल कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि गरीब को हम एक आंकड़ा समझ लेते हैं, एक समस्या जिसका हल ढूंढना है। इंसान हैं जो इससे गुजर रहे हैं वो हम भूल जाते हैं, और हम जैसे ही इंसान हैं, हम जैसे ही उनके दिल में दर्द हैं, उनके मन में आकांक्षाएं हैं, ये हम भूल जाते हैं। मैं एक दो चीज़ें उदाहरण के तौर पे, कुछ मुसहर बहनों के साथ कुछ वर्ष पहले मेरी बातचीत हो रही थी, और उन्होंने कहा कि कई चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि सबसे मुश्किल शिक्षा जो हमें अपने बच्चों को देना पड़ता है वो क्या है? तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि भूखा कैसे सोया जाए, उसकी शिक्षा हमें अपने बच्चों को देना पड़ता है। फिर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचने लगा कि क्या ज़िंदगी मुझे क्या दिखती अगर मुझे वो शिक्षा अपनी बेटी को देना पड़ता। फिर वो बताए कि कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे एक दाना अनाज घर में नहीं है, तो पूरा परिवार अनाज को ढूंढने निकलता है, और कहाँ उनको मिलता है, और ये यकीन नहीं आएगा आपके दर्शकों को। उन्होंने कहा कि जो गोबर में अधपका जो दाने हैं वहाँ से हम निकालते हैं, किसान ने जो फसल काटा है उसमें कुछ दाने गिरे हैं वो हम इकट्ठा करते हैं, फिर हम उसको रात को, अगर पूरा परिवार ने शायद एक मुट्ठी भर अनाज ढूंढा हो, फिर हम उसको पकाते हैं, फिर खाते हैं, और बच्चा का पेट खाली है तब हम उसको समझाते हैं कि बेटे आपको सीखना पड़ेगा ज़िंदगी में। और मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर हूँ भूख के विषय में, मैं देश भर में मैंने इतना भूख देखा है कि कई ज़िंदगियों के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और थोड़ा बदलाव आया है। मैं इन एरियाज़ में जहाँ पे रिसेंटली सहरिया जाति में, जनजाति में मैं जाता रहता हूँ, तो 10 साल पहले मैं जाता था तो बच्चे बताते हैं कि महीने में 10 या 15 दिन हमें भूखा सोना पड़ता है। अब मैं रिसेंटली गया था तो बच्चे बता रहे थे कि 5 दिन हमें भूखा सोना पड़ता है। और भूख में क्या तड़प होती है। एक चीज़ और मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ, हमने एक शोध किया कि भूख से आखिर इंसान कैसे जूझता है, और 23 करोड़ लोग अगर भूखे सोते हैं तो उनकी ज़िंदगी क्या है। तो हमने देखा कि लोग बता 3 किस्म के तरीके हैं। एक के हम अपने शरीर को सिखाते हैं कि नहीं 3 बार हमें खाना नहीं है, 2 बार खाना है, 2 बार नहीं हमें 1 बार खाना है। फिर एक दूसरी चीज़ हम सीखते हैं कि पूरे वातावरण से वो चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे कोई पत्ता हो जिसको आप खाएं तो आपको भूख नहीं लगे, आपका मतलब कड़वा होता है, कभी जहरीला होता है, आप आम के गुठलियों को आप खा लेते हैं, किसी तरह से वो मुफ्त है और भूख मिट जाती है। और तीसरी चीज़, आप किसी तरह से हमें जीना है तो डेस्परेट चॉइसेस जिसमें कहता हूँ मैं अपने बच्चे को 6 साल की उम्र में काम पे भेज देता हूँ, बंधवा कर देता हूँ, कभी कभी बच्चे को बेच देते हैं।
तो इस तरह ये है भूख की ज़िंदगी।